हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल का जो 19 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और भाई देखिए, इस क्लास का जो फॉर्मेट रहेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी चीज़ें हम क्लास में ही याद करेंगे, घर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, बेसिक टू एडवांस कवर करेंगे और क्वेश्चंस का पीवाईक्यू के थ्रू हम अपना जीएस का रिवीजन करेंगे। तो आप इसे मॉक टेस्ट की तरह भी कर सकते हैं और पीवाईक्यू रिवीजन की तरह भी कर सकते हैं। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा और किस से रिपीट बहुत ज़्यादा करता है क्वेश्चंस को। और देखिए भाई, मैंने 2024 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सबका सॉल्यूशन डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए भाई, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जो नए हैं आप एक बार क्लास देखिए तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस किस लेवल की हो जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर वाज अ स्टूडेंट ऑफ। तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किसके स्टूडेंट थे, छात्र किसके छात्र थे वो। तो इनमें से आपको देखना है, एक बार खुद से ट्राई करके देखिए आप। तो पंडित ओमकार नाथ जो थे वो पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर के छात्र थे। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए इनके बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि डायरेक्ट पूछ फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है आपको याद ही रखने हैं, समझाने का उनमें कुछ नहीं होता। तो देखो अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर हैं तो इन्होंने क्या किया था, गंधर्व महाविद्यालय को स्थापित किया था 1901 में। तो ये याद रखना है आपको कि गंधर्व महाविद्यालय पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो गंधर्व महाविद्यालय कब एस्टेब्लिश किया था, 1901 में, और किसने, पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने। अब देखिए, जो उस्ताद अब्दुल करीम खान है, ये ऑप्शन फर्स्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खान वाज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर एंड अलॉन्ग विद हिज कजन अब्दुल वहीद खान द फाउंडर ऑफ किराना घराना। तो देखिए, जो ये थे अब्दुल करीम खान और इनके भाई अब्दुल वहीद खान, तो ये फाउंडर थे किसके, किराना घराना के। आपको याद रखना है, किराना घराना के फाउंडर पूछे हुए हैं, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो किराना घराना के फाउंडर हैं अब्दुल वहीद खान और अब्दुल करीम खान, क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना ऑप्शन जो थर्ड है उसके बारे में। देखिए, पंडित गोपाल शंकर मिश्रा, तो ये एसोसिएटेड हैं, देखो विचित्र वीणा से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पंडित गोपाल शंकर मिश्रा किससे एसोसिएटेड है, तो ये है विचित्र वीणा से। याद रखना है आपको ये, बस इतना ही चीज़ें याद रखनी है फैक्चुअल, ऐसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, बस उतना याद रखना है कि हाँ एग्ज़ाम में हम ऑप्शन देखा और टिक करें, हमारा मेन गोल होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करना। ठीक है, उसके बाद आप कितना भी ज्ञान ले लेना, पर आपको जब छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होता है कई बार याद भी नहीं होता है, तो आप ऐसे थोड़ा सा भी याद आ गया, सबकॉन्शियस माइंड में रह गया, तो आप चीज़ों को टिक कर देंगे और क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन, जो हमारा टारगेट है वो हमें मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं जीएस में। ठीक है, तो पंडित विष्णु नारायण भतखंडे, तो पंडित विष्णु नारायण भतखंडे, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं ये। और देखिए, जो पंडित ओमकार नाथ हैं, ये पंडित ओमकार नाथ वॉज एन इंडियन म्यूजिक टीचर और म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर। तो इतना याद रखना है आपको, ये इम्पोर्टेंट है। पंडित विष्णु नारायण भतखंडे तो इंडियन म्यूजिकोलॉजिस्ट, और इनके बारे में देख लो, विचित्र वीणा, गोपाल शंकर, और देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, तो किराना घराना से हैं। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एज पर आ रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट वाज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र फॉर द ईयर 2021-22, 2021-2022। श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर थी 2021 और 22 में कितनी थी, तो ये थी, बताइए आप। ऑप्शन वन इज़ द राइट आंसर, 3.5%। तो देखिए, एक है सर्वे जो नेशनल सैंपल
सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर इसका काम भी, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी सर्वे करने का होता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये पूछा जा चुका है और ये सर्वे ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये आपको याद रखना है। 3.5% जो महाराष्ट्र में अनएम्प्लॉयमेंट था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2021-22 में थी, तो कितना था? 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एनएसएसओ भाई जो एस्टेब्लिश हुआ था 1950 के आसपास हुआ था, एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, एक बार आप चेक कर लेना किस डेट में यह एस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। नवरात्रि फेस्टिवल इज़ डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉडेस। तो नवरात्रि जो त्यौहार है निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? तो ये आपको बड़ा ही इजी क्वेश्चन दे रखा है, तो ये माँ दुर्गा के लिए समर्पित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, खुदाई खिदमतगार अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ इंडिया। तो खुदाई खिदमतगार एक स्वैच्छिक संगठन भारत के निम्नलिखित नेताओं में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये खुदाई खिदमतगार के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो ये स्टार्ट किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, फाउंडर थे ये इनके। तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1929 में, ठीक है। और खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था ये मूवमेंट जो था, 1929 में था ये। नॉर्थ वेस्ट जो इधर वाले रीजन में था ये, ऐसे कुछ है ना, इधर वाले रीजन में था ये, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है, ठीक है भाई। तो रेड शर्ट मूवमेंट क्यों था? क्योंकि जो इससे एसोसिएटेड लोग थे वो रेड शर्ट पहनते थे, इसलिए रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और एस्टेब्लिश 1929 में, और इसके लीडर कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एग्जाम में इतना ही पूछेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, विजेंदर सिंह हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स फॉर हाउ मैनी टाइम्स। तो विजेंदर सिंह ने ओलंपिक्स में कितनी बार भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो 3 बार किया है भाई, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। और विजेंदर सिंह किससे एसोसिएटेड है? तो इनका सपोर्ट जो स्पोर्ट्स है वो है बॉक्सिंग से, तो एसोसिएटेड है ये बॉक्सिंग से विजेंदर सिंह जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है आपका कि किस एसोसिएटेड है विजेंदर सिंह, तो ये बॉक्सिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल। तो किस खेल में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता? तो कब इंडिया ने अपना पहला जो इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल है वो कब जीता था, किस में जीता था? तो ये जीता था रेसलिंग में, तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो किसने जीता था ये? तो ये जीता था केडी जाधव ने, और इंडियन फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीता था, और नॉन फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में, जो समर ओलंपिक हुए थे हेलेंस्की में। तो यहाँ पे हमारे पास पहला जो ओलंपिक मेडल है जो ब्रॉन्ज आया था, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में 1952 में, और हुआ कहाँ था ये समर ओलंपिक? हेलेंस्की में। और ही वॉज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन एन इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक्स। तो पहले एथलीट थे इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट इंडिया में जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो इतना आपको याद रखना है, केडी जाधव के नाम से आएगा, केडी जाधव, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जाधव, ठीक है। फ्री स्टाइल रेसलिंग से एसोसिएटेड है और 1952 में आया था, ऐसे भी पूछ सकता है। आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद पहला जो हमारा इंडिविजुअल मेडल आया था ओलंपिक्स में वो कब आया था? यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पहला मेडल पूछा है इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो इनडायरेक्टली पूछ लिया है, बट डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम किसी भी एग्जाम में कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद
जो पहला ओलंपिक मेडल आया था इंडिविजुअल कैटेगरी में वो किसने जीता था, तो वो उसका आंसर भी यही होगा, के डी जादव। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो उसका आंसर तो मैंने बता दिया आपको, रेसलिंग में जीता था, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द इनागुरल प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड इन 2021। तो निम्नलिखित में से कौन 2021 में उद्घाटन प्रोफेसर सी आर राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक था। तो किसको मिला है ये, तो ये मिला है जगदीश भगवती को। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछ सकता है। देखो 3 साल पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पेपर है 2024 का सीजीएल का, और जो देखिए करंट अफेयर्स जो पूछ रहा है अवार्ड्स में से वो 2021 का, मीन्स 3 साल पुरानी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अवार्ड्स पे फोकस रखना है। मैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए एक क्लास लेके आऊँगा, तो आपको सारे रटवा दूंगा मैं 2-3 साल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। देखो ये इस अवार्ड के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो जो प्रोफेसर सी आर राव सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड है, जो वो 2 साल में एक बार दिया जाता है, और इंडियंस को और इंडियन ओरिजिन के जो स्कॉलर हैं उनके लिए दिया जाता है। किस फील्ड में, तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड ऑफिशियल स्टेटिक्स में दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देता कौन है इस मेडल को, तो मेडल इज प्रेजेंटेड बाय द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी। तो टिस के द्वारा दिया जाता है, TIES के द्वारा, द इंडियन इकोनॉमिक मैट्रिक सोसाइटी के द्वारा। ट्रस्ट टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रोफेसर सी आर राव द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। द अवार्ड इंक्लूड्स गोल्ड मेडल एंड साइटेशन। इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक साइटेशन दिया जाता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई इस अवार्ड के बारे में। ठीक है, इसे किस कौन कौन देता है, तो इसे द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी देती है। ठीक है, और किसको दिया जाता है, इंडियन एंड इंडियन ओरिजिन स्कॉलर्स को। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स इज नॉट रिलेटेड टू ओडिसी। ओडिसी जो डांस है, ओडिसी एक क्लासिकल डांस है, और इनमें से कौन उससे एसोसिएटेड नहीं है। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ये है गीतांजलि लाल, जो कि ओडिसी जो क्लासिकल डांस है उससे एसोसिएटेड नहीं है। SSC वालों नोट का ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आप ऑप्शन पढ़ते टाइम नोट भूल जाएंगे और ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत, तो इसलिए अलर्ट हो जाना है नोट देखते ही। ठीक है भाई, तो गीतांजलि लाल इसका आंसर है, बाकी 3 ओडिसी से संबंधित है। ठीक है, तो गीतांजलि लाल किससे संबंधित है, तो ये है कथक से। तो कथक कहाँ का जो है डांस है, तो ये देखिए जो क्लासिकल डांस है कथक, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। तो गीतांजलि लाल इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, और कोरियोग्राफर हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। देखिए जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, एक तो PM को प्राइम मिनिस्टर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन दोनों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं एडवाइस ऑफ PM एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। तब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो ये अपॉइंट कर किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और देखिए आर्टिकल 74 इसमें क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग PM वो एड एंड एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रेसिडेंट के लिए एड एंड एडवाइस करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, आर्टिकल 74। तो अब दूसरे आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। देखो जो आर्टिकल 71 है, डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
It gives the Supreme Court the power to decide disputes related to the election and the Supreme Court's decision in final। तो अगर देखो जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है उस जो डिस्प्यूट है उसे सॉल्व करने की, ठीक है। तो उस जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 71 कह रहा है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू डिसाइड डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन एंड द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर फाइनल। और आर्टिकल 66 क्या कह रहा है, इलेक्शन टू दी वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शंस के बारे में दे रखा है, क्वालिफिकेशंस क्या है और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। और आर्टिकल 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट सॉरी वाइस प्रेसिडेंट नहीं है प्रेसिडेंट। तो इसमें प्रोसेस दे रखा है जो फिलिंग अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस में वैकेंसी है तो उसका जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो दे रखा है, वैकेंसी को फिलिंग का जो प्रोसेस है आर्टिकल 62 में। और जो प्रेसिडेंट है हमारे वो किस आर्टिकल में से कितने आर्टिकल के बीच आते हैं, तो 52 से 62। जो एग्जीक्यूटिव है जो पार्ट 5 है, पार्ट जो 5 है तो उसके अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव के अंडर आते हैं प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव के अंडर, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंडर कौन कौन आते हैं, तो देखो प्रेसिडेंट आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गई, और कौन आ गया, तो जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पार्ट 5 में आती हैं, ठीक है। और चैप्टर कितने हैं इसमें, 5 चैप्टर हैं। इतना आपको ध्यान रखना है और इन आर्टिकल्स के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम में इस वाले से पूछ लेगा, इस आर्टिकल को दे देगा, इसको दे देगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो ऑप्शंस को हम इतना अच्छे से कर लेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। दी ओथ ऑफ ऑफिस टू दी वाइस प्रेसिडेंट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय दी, तो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो ये प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो उपराष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जाती है तो वो प्रेसिडेंट जी दिलाते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ है, ओथ है, जब वो ऑफिस में जाते हैं तो उससे पहले शपथ लेते हैं वो, तो वो शपथ कौन दिलाता है, तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलाते हैं तो वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और जब प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और कैग को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी 51st जो है 51 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। तो आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लिखना है कि कौन बने हैं अभी 51 में जो CJI बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उन्हें कौन पोस्ट दिलाता है उनकी, तो प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है भाई। तो वाइस प्रेसिडेंट की कौन दिलाएंगे, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द नेम ऑफ द विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1450, तो 1450 में पहली बार आविष्कार किए गए पवन मापन यंत्र का नाम क्या था, तो आपको बताना है क्या है जो विंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका नाम है एनीमोमीटर। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। अब देखो ये वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखो ट्रांसमीशोमीटर, इसका काम क्या है, ये है, इसके मल्टीपल यूज़ हैं इंक्लूडिंग मेजर द क्लैरिटी ऑफ वाटर, जो वाटर की क्लैरिटी होती है उसे मेजर करता है। और डिटरमाइनिंग द रनवे विजुअल्स रेंज, जो रनवे होते हैं एयरपोर्ट के उनके विजुअल रेंज के लिए यूज किया जाता है ट्रांसमीशोमीटर का। और देखो ये जो होता है
ड्रॉप सॉन्डे इज़ द वेदर डिवाइस दैट इज़ ड्रॉप्ड, जो ड्रॉप किया जाता है एयरक्राफ्ट से टू मेजर द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड इट फॉल्स टू द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे गिराया जाता है ड्रॉप सॉन्डे को, और जो वेदर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं उन्हें मेजर करता है, एयरक्राफ्ट से गिराया जाता है। ठीक है, और सीलिंग प्रोजेक्टर डिस्टेंस मेजर करता है ग्राउंड से सीलिंग का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न द टाइटल नाइटहुड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइल एक्सप्रेसिंग हिज एंग्विश। तो निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए? तो ये कौन सा इवेंट हुआ था जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना जो नाइटहुड जो अवार्ड दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे वापस कर दिया था, टाइटल दिया था नाइटहुड का? तो ये जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, 1919 में। तो इन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो वापस कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। देखो, 1913 1913 में ही वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज़। तो उन्हें नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में। तो कौन सी थी इनकी? तो इन गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें नोबल प्राइज़ 1913 में। तो ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, पहले नॉन यूरोपियन थे जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला था। 1915 में ही वॉज अवार्डेड द नाइटहुड, जो नाइटहुड का जो टाइटल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था किंग जॉर्ज 5 ने 1915 में। और 1919 में इन्होंने जो जलियांवाला मैसेकर हुआ था उसमें भाई ये नाइटहुड की जो उपाधि है वो वापस कर दी थी। और इनके जो कुछ वर्क हैं नोटेबल वर्क, देखिए इसमें इनकी है गीतांजलि जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में, और परे, गोरा, मनासी और बालाका, सोनाई तौरी, सोनाई तौरी। और ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर्ड फॉर हिज सॉन्ग एका चलो रे। तो इन्होंने जो ये एका चलो रे सॉन्ग था इन्होंने ही दिया था इसको। और इन्होंने नेशनल एंथम, देखो दो कंट्रीज़ का नेशनल एंथम इनके द्वारा ही दिया गया है, जो एक तो जनगण मन है अपना भारत का, और दूसरा जो बांग्लादेश का है अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बांग्ला। तो जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, और जो जनगण मन है वो भी। और जनगण मन का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी किया था बंगाली से इंग्लिश में, इन्होंने ही किया था। और 1921 में एस्टेब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी, 1921 में इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ ना कुछ इनमें से आ चुका है एग्ज़ाम में, सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। तरुण भट्टाचार्य हु वॉज अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 में, 2018 में, इज़ नोन फॉर प्लेइंग विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कि किस संगीत को बजाने के लिए जाना जाता है? तो किस एसोसिएटेड है तरुण भट्टाचार्य, पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो ये एसोसिएटेड है संतूर से। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सितार से पंडित रविशंकर, तबला से जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर भी और जाकिर हुसैन भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक उदाहरण है? तो ये है बटरफ्लाई, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। देखिए, आर्थ्रोपोड, फाइलम आर्थ्रोपोड, एनी मेंबर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम, ये लार्जेस्ट फाइलम है, विच इंक्लूड्स सच फैमिलीज फॉर्म्स एज लॉबस्टर, क्रैब्स, स्पाइडर्स, माइट्स, इंसेक्ट्स, सेंटीपेड्स एंड मिलीपेड्स। इन्हीं की फैमिली में है आर्थ्रोपोड्स की में। 84% है ऑल नोन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, जितनी भी स्पीसीज हैं एनिमल्स की उनका 84% है ये, तो आर्थ्रोपोडास हैं।
ठीक है। और देखिए इनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड स्केलेटन कवरिंग कंपोज ऑफ काइटिन। जो स्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, जॉइंटेड स्केलेटन होता है, कॉम्प्लेक्स सुगर होता है ये काइटिन, और बाउंड टू प्रोटीन। अब देखिए नेरेस नियरेस वैक्सीलोसा, तो ये कॉमन नेम है म्यूशेल वॉर्म का, तो बिलोंग टू द फाइलम ऑफ एनिलिडा। तो ये एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। नेरिस नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, नेरिस, तो ये आपको ध्यान रखना है किस फाइलम से है, तो ये एनिलिडा से है। ग्रुप नोन एज सेगमेंटेड वॉर्म्स, जो सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे सेगमेंटेड वॉर्म्स जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं एनिलिडा की में, फाइलम एनिलिडा, तो याद रखना है आपको। और हीरू दिनारिया बिलोंग्स टू द फाइलम एनिलिडा, तो ये वाला जो ऑप्शन थर्ड है ये भी एनिलिडा फाइलम से ही बिलोंग करता है। और इज अ जीनस ऑफ लीचेस, जो जोक्स होती हैं, ब्लड सकर्स होते हैं, ठीक है, और इन्वर्टिब्रेट होते हैं विद सेगमेंटेड बॉडीज़, इनकी भी सेगमेंटेड बॉडीज़ होती हैं, और इन्वर्टिब्रेट होते हैं ये भी, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। और ये एनिलिडा जो फाइलम है उसी से बिलोंग करते हैं। तो जोक उसका एग्जांपल है, जब आपने तालाब वगैरह में देखा होगा जोक, जब जोक जो होती हैं वो जो ब्लड सकर होती हैं, ठीक है, तो ये उसी का ये एग्जांपल है फाइलम एनिलिडा का। तो पीला क्या होता है, पायला जो होता है, तो ये है जीनस ऑफ लार्ज फ्रेश वाटर स्नेल्स होते हैं ये। और किस कैटेगरी किस फाइलम में आते हैं ये, तो ये मोलस्का फाइलम में आते हैं। फैमिली अमू अम्पुलोराडी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मोलस्का फाइलम में। इतना ध्यान रखना है आपको बस थोड़ा सा, किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनाता है जो एसएससी का जो एजेंसी पेपर सेट करती है वो, तो उसका माइंड सेट पकड़ना है आपको, क्योंकि वो पीवाई को रिपीट ही कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 15। एज पर द तिमुरिड ट्रेडिशन हिमायू हैड टू शेयर पावर्स विद हिज ब्रदर्स, so Humayun had the control of Delhi, Agra, and central India, while his brother Kamran controlled which of the following region? तो तैमूर परंपरा के अनुसार हिमायू को, तिमुरिड परंपरा के अनुसार हिमायू को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। तो हिमायू का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था? तो इसका जो नियंत्रण था वो था अफगान और पंजाब पर। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जब बाबर की मृत्यु हो गई थी 1926 से 1526 से, और 1530 तक रहा था बाबर। बाबर के बाद आया था हिमायू, बाबर का बेटा था हिमायू, हुमायूं, ठीक है। तो इसने 1530 से और 1540 तक, क्योंकि 40 के बाद सूर डायनेस्टी आ गई थी यहाँ पे, सूर डायनेस्टी ने हरा दिया था, सूर ने, शेरशाह सूरी था। फिर इसके बाद एक बार फिर 1955 में, 55-56 में फिर से 1 साल के लिए राज किया इसने हिमायूं ने, और फिर सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो गई। हिमायूं के बाद कौन आया था? तो अकबर आया था, अकबर आया था, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 1556 से लेके और 1605 या 6 तक इन्होंने रूल रहा था, अकबर का रूल रहा था, ठीक है। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसकी क्रोनोलॉजी? भाजसा से, भाजसा, ठीक है, तो भाजसा से याद रख सकते हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इनकी क्रोनोलॉजी। अगर आ जाए तो कई बार पूछी हुई है, कई पता नहीं कौन सी शिफ्ट में मैंने देखा था ये कि क्रोनोलॉजी पूछी हुई थी उन्होंने, तो आपको भाषा से क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, ठीक है। बाबर और हुमायूं, HI, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, देन लास्ट वाला था जो 1707 तक इसका राज रहा था। मुग़लों का जो पीरियड है 1707 तक रहा था। जो लेटर मुग़ल्स थे वो भी थे बाद में, बट वीकर था, तो लेटर मुगल्स थे वो इतने जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं थे, स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे। तो मेन हम मानते हैं 1707 तक जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे ये मुग़ल एम्पायर के, ठीक है। स्टार्ट हुआ था 1526 से और एंड हुआ था 1707 पे, फिर उसके बाद लेटर मुगल्स आ गए थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
विच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्स आर नोन फॉर ऑब्जर्विंग द peroxide effect in adding reagent to unsaturated compounds in 1933। तो 1933 में अस्त्रम यौगिकों में अभिक्रमकों को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायनज्ञ जाने जाते हैं। तो इसमें पूछ रहा है केमिस्ट के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट के बारे में, जो जो जाने जाते हैं ऑब्जर्विंग द peroxide effect in adding reagent to unsaturated compounds in 1933। तो ये unsaturated compound है भाई ये। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, मॉरिस एस्कार्च, क्रास एंड फ्रैंक आर मायो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसको ऐसे कैसे याद कर लें, थोड़ा सा मेमोरी में बिठा लें, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है, अपकमिंग जो 2025 के एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है भाई, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो नॉट का ध्यान रखना है एसएससी वालों, इस बात का ध्यान रखना, नॉट देखते ही अलर्ट हो जाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो ये भाई नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये क्या है, ये प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है 1972 का, उसमें दे रखी हैं ये। तो ये नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका आंसर है। ठीक है, टू प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। बाकी सारी जो हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, टू वैल्यू द प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। और ऑप्शन थर्ड देखो, टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। और टू फोर्थ वाला देख लेते हैं, देखो, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आपने को थोड़ी सी भी नॉलेज है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ये सारी। ठीक है, तो ये किसी एक्ट के द्वारा है। प्रोहिबिट ट्रेड इन, ऐसा नहीं है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो थोड़ी आप पढ़ोगे तो आपको देखो सबकॉन्शियस माइंड में ना थोड़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है। तो ये किसी एक्ट के द्वारा है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, अमेंड हो चुका है वो। तो उसमें दे रखी है ये प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो बाकी सारी हमारी तीनों फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, कब ऐड करी गई थी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। तो ये कब ऐड करी गई हैं, तो ऐड करी गई हैं 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में ऐड करी गई हैं। और 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह जो कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई हैं। और किस जो कंट्री है उससे इंस्पायर्ड है, तो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। और क्या है इसके बारे में, नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है। और देखिए जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है, और वो देखिए कब ऐड करी गई थी, तो 86th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, उसमें ऐड करी गई थी। तो पेरेंट्स को और गार्जियंस को अपने जो बच्चे हैं 0 से 6 to 14 ईयर्स तक के, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है 11th जो है। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड करी गई थी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए किस पार्ट में आती है, तो ये पार्ट है जो पार्ट 4A, मीन्स 4A में आती हैं। और किस आर्टिकल के अंदर, 51A के अंदर, 51A के अंदर जो आर्टिकल है। इतना आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, बाकी आपको 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि नंबर पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। बाकी मैंने करा रखी हैं 11 के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दूसरी शिफ्ट में। तो आप जब सब शिफ्टों को देखेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। और देखिए भाई, आने वाली जो क्लासेस हैं उनके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। ठीक है, और क्लास को कंप्लीट देखिए, बिना क्लास को कंप्लीट देखे या क्वेश्चंस का कंप्लीट किए बिना, तो देखो आपको ऐसे चीज़ें समझ नहीं आएंगी जब तक आप क्लास को कंप्लीट नहीं देखेंगे। तो आपको सारी सीरीज़ को कंप्लीट देखना है।
और अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5 या 2x की स्पीड पर देख सकते हैं। ठीक है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। वैसे भी हम पढ़ भी इस तरीके से रहे हैं कि हमें दोबारा कोई चीज़ें पढ़नी ही ना पड़े। ठीक है, आप 2 बार क्लास को देख लेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर द मेन ऑब्स्टेकल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास के दौरान मुख्य बाधाएं क्या थी, तो ये आपको बताना है। तो उस समय देखो हमारे पास कैपिटल का थोड़ा इशू था, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थोड़ी कमी थी उस टाइम पे। ठीक है, ये ऑब्स्टेकल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। नॉट पूछ रहा है, अलर्ट हो जाना है नॉट देखते ही। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो न्यूटन ही नहीं है। न्यूटन है फोर्स की यूनिट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी तीनों एनर्जी की यूनिट है, जूल, कैलोरी एंड किलोवाट। तो इसका ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। न्यूटन यूनिट नहीं है एनर्जी की, फोर्स की यूनिट है। और फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम का एक घटक है। तो कौन सा घटक है इसमें, देखो बैंक लिंकेज से पूछ रहा है ये, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर है, बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो बैंक लोन प्रोवाइड करता है, जो मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, इंडिविजुअल लोन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके जिम्मेदार भरने के सभी होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, जो लोन को रीपे करना होगा वो सभी मेंबर्स को करना होगा, अगर वो नहीं, उसके जिम्मेदार अगर इंडिविजुअल नहीं चुकाता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये जो आया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज जो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम जो आया था वो नाबार्ड ने लॉन्च किया था 1992 में, 1992 में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन थर्ड देखो, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग। तो NGO तो प्रोवाइड नहीं करेगा, बट उसके कंपोनेंट पूछे हैं तो यही सबसे हमें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है यही लग रही है। बैंक प्रोवाइडिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल्स, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएंगी इसमें, और कुछ फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो ये सभी इसका काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, और जो सेविंग अकाउंट है बैंक के द्वारा वो खोले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट पास्ट। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब आया था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो पास हुआ था, तो ये हुआ था 2016 में। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो, राइट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो एक्ट है वो पास हुआ था 2016 में। इंट्रोडक्शन कब आया हुआ था इसको, तो राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2014 में बिल आता है, फिर बनता है एक्ट जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। तो ये बिल आया था 2014 में, 14 में, 2014 में, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट 7 फरवरी 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। पास हुआ था लोकसभा में कब, तो दिसंबर 14 में 2016 में, और राज्यसभा में 16 दिसंबर 2016 को पास हुआ था। उसके बाद असेंट मिली थी प्रेसिडेंट की, गेव हिज असेंट टू द बिल ऑन 27 दिसंबर 2016 को, केम इन टू फोर्स। तो ये एक्ट है ये 2017 में फोर्स में आया। और जो ये है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसने रिप्लेस किया किसको, तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। तो इस वाले एक्ट को इसने रिप्लेस किया। और जो ये एक्ट है, एंश्योर द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैव इक्वल राइट्स, ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टीज़, कंट्रोल देयर फाइनेंशियल अफेयर्स एंड एक्सेस बैंक लोन्स, मॉर्टगेज एंड अदर फाइनेंशियल क्रेडिट्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है।
ऐसे एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि कब आया था, तो थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उनके बारे में देख लें आप थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। द वर्धा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो ये है गोदावरी की। तो वर्धा इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और गोदावरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये त्रिम्बकेश्वर, नासिक से, महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो गोदावरी रिवर है त्रिम्बकेश्वर, नासिक और महाराष्ट्र से निकलती है। ठीक है भाई। और ये देखो, वेस्टर्न फ्लोइंग ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये गोदावरी। ठीक है, ऊपर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नूरू है, फिर पोन्नैयार है, फिर है कावेरी, और फिर है वैगई। तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है, तापी है। और उसके ऊपर जो तापी के ऊपर पड़ती है वो कौन सी पड़ती है, तो ये है नर्मदा, नर्मदा रिवर है। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है नर्मदा और तापी। और महानदी भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये जो निकलती है तापी रिवर निकलती है मुल्ताई रेंज एमपी से। और जो नर्मदा रिवर है ये अमरकंटक से निकलती है, जो कि मैकाल रेंज के अंडर है। मैकाल रेंज, फिर सतपुरा रेंज पड़ती हैं, सतपुरा के आगे मैकाल रेंज पड़ती हैं इनके ईस्ट में। तो यहाँ से ये नर्मदा निकलती है। और तापी मुल्ताई रेंज से, जो कि है एमपी में। और महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है। और गोदावरी मैंने आपको बता ही दिया त्रिम्बकेश्वर से। तो ट्रिब्यूटरी मैं करवा दूंगा इसकी कंप्लीट ट्रिब्यूटरी, तो लेक्चर ले आऊँगा मैं अभी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वो मोस्टली ऐसे एग्जाम में पूछता है, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टर्न इधर जो जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, ईस्टर्न रिवर्स। और ये जो गिरती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं। बे ऑफ खम्बात में, बे ऑफ किस में गिरती हैं ये, खम्बात में। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग है, ये ईस्टर्न फ्लोइंग है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स डिड बुद्धिज्म गेट स्प्लिट इनटू टू स्कूल्स, हीनयान एंड महायान, इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो निम्नलिखित में से किस नियम के दौरान बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध परिषद में दो स्कूलों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो ये जो स्प्लिट है बुद्धिज़्म का, तो दो में टूट गया था, हीनयान और महायान में। तो वो कब हुआ था, तो वो कुशानाज के टाइम में हुआ था। तो कनिष्क रूलर था, कनिष्क का रूलर था 72 एडी में। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी कश्मीर में, कुंडलवन में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये कनिष्का के टाइम में महायान और हीनयान में जो है विभाजित हो गए थे। तो ये 72 एडी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो ये, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कौन थे, प्रेसाइड किसने किया था, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। बाकी ये जो डायनेस्टी हैं कुषाण, पार्थियन और साकाज, तो ये फॉरेन डायनेस्टी है। ठीक है, इसके अलावा इंडो ग्रीक्स भी आए थे। तो ये पोस्ट मौर्यन के टाइम में आए थे, पोस्ट मौर्यन। ठीक है, और गुप्ताज का टाइम पीरियड 319 से लेके जो पीरियड है मेन पीरियड है, और 550 तक रहा है। इसके बाद हर्षवर्धन आ जाता है। हर्षवर्धन जो कौन सी डायनेस्टी है, वो पुष्य भूति डायनेस्टी, जिससे हर्षवर्धन बिलोंग करते हैं, पुष्य भूति डायनेस्टी। ठीक है, तो ये कुशानाज, पार्थियन और साकाज फॉरेन है, फॉरेन डायनेस्टीज हैं। इसके अलावा इंडो ग्रीक्स भी फॉरेन है। बाकी गुप्ताज हैं जो इन्होंने सेंट्रल इंडिया पे काफ़ी राज किया था, और इनका टाइम पीरियड 319 से। और गुप्ताज के जो फाउंडर हैं वो श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्ता घटोत्कच आए थे। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त वन आए थे, फिर समुद्रगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त टू आए थे, फिर कुमार गुप्त थे, फिर स्कंद गुप्त थे। तो ये क्रोनोलॉजी है इसकी, ये भी याद रखना थोड़ी सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 24। एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019
2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया। तो वित्तीय वर्ष 2019 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व है। तो फाइनेंशियल ईयर 2019 का बताना है आपको। हाईएस्ट जो रोड डेंसिटी है किस में है, तो वो केरला में है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, देखो फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, हाईएस्ट रोड डेंसिटी है उसमें 22,600 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। और जो स्टेट्स में है वो केरला में है। हाईएस्ट रोड डेंसिटी 2019 के अकॉर्डिंग है ये, फाइनेंशियल ईयर 2019। अब चेंज हो गई होगी, आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब की जो केरला की डेंसिटी है 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये 6,700 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 2023 का भी केरला ही है अभी भी, जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो केरला की है अभी भी। 2023 में भी जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यूनियन टेरिटरी अगर 2019 की पूछ ले तो चंडीगढ़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ टेटनस कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कॉल्ड क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी। तो विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी से उत्पन्न होने वाले टेटनस का दूसरा नाम क्या है। तो इसमें क्या होता है, लॉकजा हो जाते हैं जिसको टेटनस हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, और इसका वायरस भी पूछा हुआ है। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी, तो टेटनस के लिए जो इसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटिनी है, जिसकी वजह से टेटनस हो जाता है। और टेटनस में क्या होता है, लॉकजा हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे 19 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है भाई। तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम यहीं पे अपनी जो क्लास है उसे समाप्त करते हैं। और देखिए भाई, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और जो क्लास है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस जो सीरीज़ चल रही है इसका फ़ायदा उठाएं। देखो ऐसा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, और मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं एसएससी में, इस बात का खासकर आप ध्यान रखें, ठीक है। और अपना जो पीवाईक्यू है उसे अच्छे से रिवाइज करते रहें। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब की सीरीज़ को कर लें। मैं पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू हैं सबके कराऊंगा मैं, ठीक है। और स्टेट पीसीएस के भी कराऊंगा, तो आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा पीवाईक्यू का, ठीक है। तो चलिए यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के